तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चला था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। उसमें हमने क्या करा, एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे एग्जाम्पल हम लगभग खत्म कर चुके हैं। सारे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में जितने थे वो हमने कर दिए। आज हम उसकी एक्सरसाइज करते हैं, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टन्स ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। हमारे पास सर्कुलर कॉइल है जिसमें क्या है 100 टन्स है और उसमें पूरा रेडियस जो है 8 सेंटीमीटर की। कैरीज अ करंट ऑफ 0.40 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। नंबर ऑफ टन्स दे रखे हमारे पास 100 और हमारे पास उसका रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर की दे रखी है। 8 सेंटीमीटर का मतलब समझते हो 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो गया। और जो हमारे पास करंट दे रखा है आई दे रखा हमारे पास 0.40 एम्पियर। इस तरीके से हमारे पास करंट भी दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इस हमारे पास जो कॉइल है इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, म्यू नॉट अपॉन, वो इस तरीके से आया था 4 पाई और 2 पाई करो इसे और इसे करो एन नंबर ऑफ टन्स आई अपॉन आर। ये फॉर्मूला याद रखना है। ये स्पेशल केस में था जब हमने मैं बार बार बता रहा हूँ जब भी ऐसे न्यूमेरिकल आ रहे हैं, क्या है देखो हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, उसकी एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का हमने एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। फॉर्मूला थोड़ा बड़ा सा था, उसमें क्या था पावर में 3/2 भी था, यहाँ पे आर भी था, यहाँ पे स्मॉल एक्स भी था। तो एक्स कैंसिल हो गया था वहां से, उसको हटा देते हमने, तब ये फॉर्मूला हमारा बना था। तो ये फॉर्मूला है, कोई भी सर्कुलर कॉइल है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलता है, इस फॉर्मूले से निकल जाता है। अब सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो आप। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻7 होती है। कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, इस तरीके से होती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 10⁻⁻7 रखना है, इंटू 2 इंटू पाई की जगह 3.14 रख दिया, इंटू एन की जगह नंबर ऑफ टन्स रख दिए, इंटू करंट की जगह 0.40 रख दिया और अपॉन जो है रेडियस की जगह हमने रखना है 8 इंटू 10⁻⁻2। अब इसको सॉल्व करना तो आपको आते हैं, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं। 10⁻⁻7 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3.14 हो गया, ये 100 को 10⁻2 लिख दो। और इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, देखो इस पॉइंट को मैं जरा यहाँ ले जा रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं लेके राइट डायरेक्शन में, है ना। तो जैसे राइट में पॉइंट जाता है तो होता क्या है, पावर जो होती है एक माइनस हो जाती है। इस तरीके से हम उसे ऐसे लिख देंगे 4 इंटू 10⁻⁻1, क्योंकि 4.0 हो जाएगा तो 0 हट जाएगा। तो मैंने बोला जैसे हम राइट में पावर ले जाएंगे तो पावर एक कम हो जाएगी, यानी कि पहले पावर कितनी थी उसकी, ये देखो इसकी पावर 1 थी, मतलब इसकी तो कोई पावर नहीं थी, है ना, 10 की कोई पावर नहीं। देखो इसके जब हमने 0.40 लिखा उसमें से हमने क्या करा भाई, इस पॉइंट को हम राइट में ले गए, तो जैसे पॉइंट को हम राइट में ले गए तो 10⁻⁻1 हो गया। जैसे अगर हम पॉइंट को यहाँ पर ले जाते इसको 40 बना देते मान लो, तो 10⁻2 होता। अगर 400 बनाते तो वो 10⁻3 होता। फर्क उससे कुछ नहीं पड़ता। तो राइट में ले जाने में पावर एक एक कम होती चली जाती है, 10 की पावर, ठीक है ना, ध्यान रखना। लेफ्ट में जाने में 10 की पावर एक एक बढ़ती चली जाती है। अब नीचे आगे नीचे लिख दिया हमने 8 इंटू 10⁻2। तो देखो ये 8 कट जाएगा, 4 2 8, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ये 10⁻2 है, ये ऊपर जाएगा +2 होगा। जब इसको आप कंप्लीटली सॉल्व कर देंगे अब तो आपका आंसर आ जाएगा। 10⁻2 जैसे ऊपर जाएगा वो 10⁻+2 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इजीली आपका आंसर आएगा 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। याद रखना है, इतना मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाएगा एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पियर। हमारे पास लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसमें 35 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बी एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। ये तो बहुत आसान सा सवाल है। देखो यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रेट वायर की बात कर दी है, तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का पहले फॉर्मूला याद करते हैं। क्या था, वो था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और हम उसको इस तरीके लिख सकते हैं 2 आई अपॉन आर, इस तरीके से था। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टन्स होते हैं, देखो लॉन्ग एक स्ट्रेट वायर है तो हमें नंबर ऑफ टन्स का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, तो नंबर ऑफ टन्स का यहाँ पे कोई मतलब नहीं रह गया। तो हमारे पास लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण किसी एक पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और वो पॉइंट पी क्या है, वायर से आर डिस्टेंस अवे है और उस वायर में आर आई करंट फ्लो हो रही है। मान लो हमारे पास मैंने क्या बोला एक स्ट्रेट वायर है, एक स्ट्रेट वायर सिंपल इस तरीके से, उसमें आई करंट फ्लो हो रही है। कितनी करंट, आई करंट फ्लो हो रही है, उससे आर डिस्टेंस कहीं पे भी हमें इस पॉइंट पी पे, मान लो आर डिस्टेंस दूर है, इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। लॉन्ग स्ट्रेट वायर का जब भी क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, तो यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। और इससे पहले सर्कुलर कॉइल का अगर क्वेश्चन आएगा, सर्कुलर कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा, तो इससे पहला क्वेश्चन जो हमने किया था उस तरीके से उसका आंसर देना है। तो हमारे पास जो गिवन है वो सब पहले लिख लो। आई बराबर दे रखा 35 एम्पियर, ठीक है, एएमपी लिख दो। आर हमारे पास 20 सेंटीमीटर दे रखा है, उसको आप लिख दो मीटर में चेंज करके 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इसी को अप्लाई करेंगे तो लिख देंगे, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह 10⁻⁻7 आएगा, 2 इंटू आई की जगह 35 आएगा और आर की जगह लिख देंगे हम 20 इंटू 10⁻2। तो आप जैसे इसको फिर सॉल्व कर देंगे, देखो ये 10 हो जाएगा, फिर पावर ऊपर जाएगी, है ना, तो ये सब सॉल्व हो जाएंगे आसानी से और हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा
35 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। आसानी से इतना आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। देखो बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखो तो पावर ही सॉल्व करनी थी हमें। ये दोनों जो हो जाएगा 10 की पावर ये -1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा -1 इसके साथ जाके +1 हो जाएगा, तो वो -6। मैंने क्या बोला, ऊपर 10 की पावर -7 है और 35 है, और नीचे जो है देखो ये 10 की पावर 1 है, ये -2 है। तो ये दोनों पहले पावर ऐड होंगी, -2 + 1 -1 हो जाएगा नीचे, फिर ये पावर ऊपर जाएगी, है ना। जब ये पावर क्या होगी, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इस तरीके से ऊपर चली जाएगी, ये 10 की पावर +1 हो जाएगा, और ये इस तरीके से सॉल्व होगा। 10 की पावर -7 तो था ही, अब ये +1 हो जाएगा आके इस तरीके से। तो हमारे पास ये निकल के आएगा 10 की पावर -6 टेस्ला, 35 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर का सवाल आएगा तो यही आपको अप्लाई करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, फिर से लॉन्ग स्ट्रेट वायर बोल दिया तो फॉर्मूला तो वही अप्लाई होगा जो अभी हमने लिखा था। तो फॉर्मूले को हम पहले सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे साइड में। क्या फॉर्मूला था, B = μ0/4π और 2I/r, इस तरीके से फॉर्मूला था, इसी को अप्लाई करना है। देखो भाई, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। बना लो भाई, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। देखो क्या होता है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन का, इसका मीनिंग क्या है ये तो बनानी पड़ेगी हमें। देखो इस तरीके से ये हो गया, एक नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन बोला ना उसने, नॉर्थ टू साउथ का मतलब हो गया भाई, देखो हमारे पास दो डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे पेज में तो डायरेक्शन अलग तरीके से दिखाते हैं। नॉर्थ टू साउथ का मतलब देखो यहाँ ऐसे फ्लो हो रही है ना करंट, तो वैसे एक्चुअली में अगर पेज के हिसाब से बनाओगे आप तो इस तरीके से करंट यहाँ पे क्या होगी, फ्लो होगी 50 एम्पियर की करंट नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ बी, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट 2.5 मीटर अवे ईस्ट, मतलब ईस्ट की तरफ को ना, 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर, 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर, मतलब इस पॉइंट पे जो है हमें क्या निकालनी है भाई, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और उसका डायरेक्शन भी हमें यहाँ पे निकालना है। तो देखो बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको सॉल्व कर लेते हैं इजीली। हमारे पास जो सबसे पहले इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। देखो μ0/4π की जगह 10⁻⁷ रख दो, इंटू 2 इंटू आई 50 एम्पियर रख दो, है ना, और अपॉन में जो हमारे पास रेडियस है, जो भी मतलब पॉइंट डिस्टेंस दे रखी है उस वायर से इस पॉइंट की, जिस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जब आप इसको सारी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड फॉर्म में जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, ऐसे निकल जाएगा। मैग्नीट्यूड फॉर्म में जो है मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पी पे इतना है। अब बात होगी डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन के लिए आपको एक रूल लगाना है, आपको याद रखना है, उसे बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल। फिलहाल आपको ये रूल क्या है, जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही अप्लाई करना है। राइट हैंड क्या बोलेंगे, पाम रूल है। अब ये रूल क्या है, इस रूल को भी देख लो भाई। हमारे पास करंट बह रही है ना, हमारे राइट हैंड को ले लो। अब राइट हैंड में हमें क्या करना है, इस रूल को कैसे अप्लाई करना है, देखो मैंने बोला कैसे अप्लाई करेंगे। देखो हमारे पास राइट हैंड पाम रूल क्या है, देखो हमने राइट हैंड लिया। अब राइट हैंड में हमें क्या करना है, देखो राइट हैंड में जो हमारे पास अंगूठा है, हमारे पास राइट हैंड का, वो क्या होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। देखो राइट हैंड का जो हमारा अंगूठा है वो क्या होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में हो जाना चाहिए। और जो हमारी अंगुलियां जो हमारी हैं वो उस डायरेक्शन में होनी चाहिए जिस डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, मतलब जिस डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस डायरेक्शन में अंगुलियां होनी चाहिए। तो हमारे जिस तरफ को हथेली होगी उसी तरफ को मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर मान लो करंट इस तरीके से बह रही है, जैसे मेरा हाथ है अभी, अंगूठे की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही और अंगुली जिस डायरेक्शन में मैंने करी है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जो मैंने इस तरीके से पेन लगाया ना यहाँ पे, ये पेन अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। जिस तरफ को हथेली होती है उसी तरफ को मैग्नेटिक फील्ड होता है, हथेली ऊपर की तरफ को है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। अब हमें राइट हैंड पाम रूल को यहाँ पे इसी तरीके से अप्लाई करना है। पहले तो तुम यहाँ पे 2-3 चीज समझ लो। देखो ये फिगर तो मैंने सिंपल बना दिया, लेकिन ये फिगर कुछ और तरीके से बनता है। देखो कैसे, हमारे पास 4 डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये देखो अगर मैं इस पेन को इस तरीके से खड़े कर दूं, अपवर्ड डायरेक्शन में कर दूं इस तरीके से, तो देखो 2 चीज होगी। एक तो इस पेज के नीचे होगा, इस प्लेन के नीचे वाले पॉइंट को हम इस तरीके से क्रॉस से दिखाते हैं, तभी हम बोलते हैं डाउनवर्ड्स, यानी कि इनटू द प्लेन ऑफ पेपर बोलते हैं, यानी कि प्लेन ऑफ पेपर के अंदर की तरफ को, तो उसको क्रॉस से दिखाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि हमें क्या करना है, अपवर्ड्स, यानी कि प्लेन ऑफ पेपर के अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इसका मतलब है इस तरीके से वर्टिकली अपवर्ड, मतलब पेन ऊपर की तरफ को, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया ना, इसी तरीके से अगर मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने क्या बोला, देखो ये जो डायरेक्शन है यहाँ पे, ये डायरेक्शन हो गई भाई ऊपर की तरफ को जो डायरेक्शन, अपवर्ड जो डायरेक्शन है, जैसे मैंने पेन खड़ा किया, देखो हमारे पे 2 चीज होगी। मान लो यहाँ पे बीच में पेज फंसा दिया हमने, यहाँ पे जैसे मैंने अपना हाथ रखा है बीच में, ऐसे पेज फंसा दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऊपर वाली डायरेक्शन जो होगी, ऊपर वाली डायरेक्शन को हम बोलते हैं नॉर्थ, और जो पेज के अंदर की डायरेक्शन है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जो है उसको बोलते हैं साउथ। इसी चीज का ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एनसीईआरटी के एग्जांपल चल रहे हैं फिजिक्स के, है ना। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है आज की वीडियो का देख लेते हैं। अ 100 टन क्लोजली वाउंड सर्कुलर कॉयल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। उसने बोला हमारे पास एक वायर है, सर्कुलर वायर है, जिसमें 100 टन है वायर के, और बोला रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर का है सर्कुलर कॉयल का, कैरीज अ करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉयल, और नंबर बी क्या है, व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉयल। पहले ये 2 चीजें करते हैं,
फिर थर्ड पार्ट इसका पढ़ लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, पहले सॉल्यूशन में लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन है। गिवन हमारे पास क्या दे रखा है, नंबर ऑफ टन्स दे रखे हैं कॉयल के, 100 टन्स हो गए। हमारे पास रेडियस दे रखी है कॉयल की 10 सेंटीमीटर की है, तो 10 सेंटीमीटर को आप पहले मीटर में चेंज कर दो, 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में चेंज हो गया, या फिर इसको इस तरीके से लिख दो 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, 0.1 लिखने से अच्छा तो 10⁻⁻1 मीटर लिख लो, जो न्यूमेरिकल होगा उसमें आसानी होगी सॉल्व करने में हमें। अब हम आगे चलते हैं। देखो और क्या दे रखा है हमारे पास, करंट दे रखी है, करंट दे रखी है 3.2 एम्पियर की। हमें बोला व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, तो इसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं पहले, बी इक्वल टू क्या था वो, μ0/4π और 2πNI/r। इस तरीके से हम फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये कहाँ से आया भाई, जो सर्कुलर कॉइल थी जिसमें हमने वर्टिकल सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे के किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, वाली डेरिवेशन में हमने इस फॉर्मूले को क्या करा था, एक स्पेशल केस में देखा था। कौन सी डेरिवेशन थी याद कर लो, जहां पे क्या था, वर्टिकल सर्कुलर कॉइल थी और उसके एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, उसका एक बड़ा सा फॉर्मूला आया था। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे भी है। ये क्या है, उसके सेंटर पे है, बस इतना। वहां पे एक्स और आर दो चीज होती थी, एक्स को हमने 0 कंसिडर कर लिया था, तो हमारे पास बी जो है मैग्नेटिक फील्ड इतना निकल के आ गया एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है, आसानी से इसका आंसर निकल जाएगा। तो सारी वैल्यू रखते हैं, बी इक्वल टू μ0/4π की रख दी 10⁻⁻7, 2 इंटू पाई की वैल्यू रख दो 3.14 होती है, इंटू यह नंबर ऑफ टर्न्स 100 रख दो, इंटू आई करंट जो है 3.2 एम्पियर की है, और डिवाइडेड बाय आर रेडियस जो है उसकी जगह 10⁻⁻1 आ जाए। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आसानी से निकल के आएगा। देखो पहले तो 10⁻�7 हो गया, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसे टोटल कंप्लीटली सॉल्व कर दोगे तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा कितना आएगा, वो आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला। इस तरीके से तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा एट द सेंटर ऑफ कॉइल, यानी कि सर्कुलर जो कॉइल है उसके सेंटर पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इतना निकल के आ जाएगा। आसानी से इसे सॉल्व करना है और हमारा इजीली ये आंसर निकल के आ जाएगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या था, व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉइल। तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है कॉइल का, ये तो ए पार्ट हो गया क्वेश्चन का। बी पार्ट भी कर लेते हैं। बी पार्ट के मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला आपको याद रखना, आई इंटू ए होता है। अभी क्या, करंट इंटू ये क्या हो गया, ए क्या हो गया, एरिया हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, एक चीज और, यहाँ पे एक चीज नहीं आ गई कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टन्स भी है कॉइल के, तो वहां पे एन से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ टन से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला बनेगा एन इंटू आई इंटू ए। अब आप क्या करेंगे, एक वैल्यू सारी रख देंगे, यहाँ पे एन की वैल्यू रख देंगे 100, आई करंट की वैल्यू रख दी हमारे पास 3.2 एम्पियर दे रखी है, और हमारे पास आ गई एरिया की। तो एरिया कैसे निकलेगा भाई, सर्कुलर कॉइल का पाई आर स्क्वायर करके, तो पाई रख देंगे इंटू आर स्क्वायर इस तरीके से, और पाई की वैल्यू रखेंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, और आसानी से तुम्हारा ये आंसर भी निकल के आ जाएगा। तो इसको रख लेते हैं, पहले वैल्यू रख लेते हैं, और क्या कितना होगा, देखो ये 100 हो जाएगा, ये 3.2 हो गया, पाई की जगह हमने 3.14 रख दिया, इंटू इस आर की जगह हम 10⁻⁻1 रखेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 10⁻⁻2 हो जाएगा एक्चुअली में। तो इसका जो है हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट जो है निकल के आ जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमारा आंसर निकल के आएगा 10 निकल के आ जाएगा। उसे हम उसकी यूनिट लिख देंगे एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखो सीधी सी बात है, मैग्नेटिक मूवमेंट 10 एम्पियर मीटर। एम्पियर क्या हो गया, देखो इस करंट के लिए आई जो ये ए जो है वो एरिया है, तो उसके लिए मीटर स्क्वायर हो गया, तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो इसका हमने सेकंड पार्ट भी कर दिया। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट इसमें आगे और क्या बोल रहा है, देखो द कॉयल इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन। कॉयल जो है वो वर्टिकल प्लेन में रखी हुई है, एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और जो ये कॉयल है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट करने के लिए फ्री है। और जो उसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है कोइंसाइड विद इट्स डायमीटर। उसने बोला जो उसकी एक्सिस है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वो क्या डायमीटर को कोइंसाइड करती है, यानी कि डायमीटर ही उसके एक्सिस का काम कर रही है यहाँ पे। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एग्जिस्ट सच दैट इनिशियली द एक्सिस एंगल ऑफ 90 डिग्री अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसने क्या बोला, अब ये जो भी हमारे पास कॉइल थी इसको 2 टेस्ला के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में, और उसने साफ साफ लिखा है, देखो अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, एग्जिस्ट सच दैट इनिशियली द एक्सिस ऑफ कॉइल। देखो यहाँ पे और भी लिखना था, इनिशियली द एक्सिस ऑफ कॉइल। थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो गया, क्वेश्चन थोड़ा सा पूरा नहीं लिखा, तो एक्सिस ऑफ कॉइल यानी कि जो एक्सिस ऑफ कॉइल है उसके ही डायरेक्शन में पहले मैग्नेटिक फील्ड, और एक्सिस ऑफ कॉइल क्या है, वो डायमीटर को कोइंसाइड कर रही है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। एक्सिस ऑफ कॉइल जो है वो डायमीटर को कोइंसाइड कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सिस के अकॉर्डिंग ही है, कितना 2 टेस्ला का।
और इस जो हमारे पास कॉयल है इसको रोटेट किया जाता है थ्रू 90 डिग्री एंगल। देखो यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो उसके बाद लिखा जाएगा द कॉयल इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हमारे पास एक कॉयल है उस कॉयल को हमने 90 डिग्री के एंगल से यहाँ पे रोटेट करवा दिया। कैसे हुई रोटेट भाई? वो हमारे पास क्या है, देखो एक कॉयल है, एक कॉयल को हमने 2 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और वो कॉयल जो है अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है, और जो उसकी एक्सिस है वो डायमीटर को कोइंसाइड करती है। ये सारी चीजें आपको समझनी है। और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, एक्सिस के अबाउट ही, यानी कि एक्सिस की डायरेक्शन में ही हमारे पास गिवन दे रखा है कि हमारे पास 2 टेस्ला का जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है वो इनिशियली द एक्सिस ऑफ वो एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि जो हमारे पास एक्सिस है रोटेशन की, वहां पे एक्सिस है, यानी कि उस सर्कुलर कॉयल की जो एक्सिस है उसके अबाउट है, उसकी ही डायरेक्शन में है। ये बात हुई क्लियर। और अब कॉयल इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पे लिखना है द कॉयल इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नंबर सी, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टॉर्क ऑन द कॉयल इन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब इन्होंने बोला टॉर्क निकालना भाई इस कॉयल पे, इनिशियल पोजीशन पे भी और फाइनल पोजीशन पे भी। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एक्वायर बाय द कॉयल। एंगुलर स्पीड एक्वायर बाय द कॉयल यानी कि ओमेगा निकालना है। When it is rotated by 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से जब वो रोटेट हो जाएगी तो उसका एंगुलर स्पीड कितना रहेगा ये बताना है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉयल इज 0.1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। उसकी मदद के लिए आपको क्या निकालने के लिए, एंगुलर स्पीड निकालने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मदद लेनी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू यहाँ पे गिवन दे रखी है, तो इसको हम ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी को हम इसे सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। तो देखो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास वो क्या है, हमें निकालना है टॉर्क, और टॉर्क बराबर आपको याद रखना है एम क्रॉस बी होता है। एम मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया, बी मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और इसको हम इस तरीके से लिख देंगे एम, देखो यहाँ पे वेक्टर लगा दो ऐसे, है ना। अब एम बी साइन थीटा, और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ, देखो क्या रखना है, याद रखना है थीटा जो एंगल है वो मैग्नेटिक फील्ड और एक्सिस के बीच का एंगल है। किसकी एक्सिस के बीच का भाई, जो हमारे पास कॉयल रोटेट करने के लिए दे रखी है उसकी जो एक्सिस, और उसकी एक्सिस क्या है, डायमीटर के कोइंसाइड कर रही है, पहले बताया। तो एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होता है उसे थीटा कहते हैं। और यहाँ पे उसने साफ साफ बोला कि जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला का, वो भी तो गिवन दे रखा हमारे पास, बी इक्वल टू 2 टेस्ला दे रखा है। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला का वो एक्सिस के अबाउट है, यानी कि एक्सिस की डायरेक्शन में है, यानी कि थीटा जो है वो इनिशियली क्या है, 0 है। थीटा क्या है, इनिशियली 0 है, क्योंकि उसने बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, एक्सिस के डायरेक्शन में, मतलब जैसे एक्सिस है, जिस डायरेक्शन में एक्सिस है, जैसी एक्सिस है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। यानी कि इनिशियली द एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द दूसरी चीज क्या बोली, मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। थीटा 0 हो जाएगा तो टॉर्क उस केस में क्या आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा। इनिशियली तो टॉर्क 0 हो गया, टाउ आई लिख दो, इनिशियली टॉर्क इज 0। अब बात करते हैं फाइनल टॉर्क की। जब फाइनल टॉर्क निकालेंगे, फाइनल टॉर्क कैसे निकलेगा, टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, फिर फॉर्मूला लगाएंगे हम। अब एम बी ठीक है भाई, देखो साइन थीटा, अब थीटा की बात करते हैं, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, क्योंकि उसने बोला जो एंगल है हमारे पास, जो हमारे पास कॉयल है उसको 90 डिग्री से रोटेट करा है, 90 डिग्री तक रोटेट कराना है। तो एम की वैल्यू रख दो, जो हमने एम कैलकुलेट करा पीछे से 10 आया था, 10 क्या आया था, 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर इंटू बी 2 आ गया, तो 10 टू 20 न्यूटन मीटर। याद रखना टॉर्क का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ये टॉर्क का यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। कि टॉर्क इक्वल टू यहाँ पे जो निकल के आया 20 न्यूटन मीटर निकल के आ गया। इनिशियल टॉर्क भी निकल गया और हमारे पास फाइनल टॉर्क भी निकल के आ गया। अब हमारे पास जो इसका ऑप्शन नंबर डी है उसको हमें सॉल्व करना है। तो ऑप्शन नंबर डी को याद करते हैं, क्या था ऑप्शन नंबर डी, हमें ऑप्शन नंबर जो डी था हमें उसमें फाइंड आउट करना है एंगुलर स्पीड ऑफ द कॉइल, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते, ध्यान रखना। एंगुलर स्पीड निकालना है कॉइल की, और जो कॉइल है हमारे पास 90 डिग्री से रोटेट कर चुकी है, और एक चीज और दे, मतलब 90 डिग्री तक कॉइल क्या है, रोटेट कर चुकी है। वही केस है जो बताया उसने कि इनिशियली उसका जो मैग्नेटिक फील्ड था वो एक्सिस के डायरेक्शन में था, यानी कि इनिशियली वो रेस्ट है, फिर उसको 90 डिग्री रोटेट हो गई वो मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में, वही केस है। तो उस केस में उस 90 डिग्री तक उसको क्या होने में, रोटेट होने में उसका एंगुलर स्पीड कितना हो गया वो हमें फाइंड आउट करना है। थीटा इक्वल टू ये दे रखा, एक चीज और हमें दे रखी है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू उसने देखी 0.1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अगर आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद होगा तो याद दिलाता हूं, देखो एम आर स्क्वायर क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है, एम मास हो गया, आर जो हो गया रेडियस हो गया वहां पे, क्योंकि रोटेशन के लिए क्या हो गया, रेडियस चाहिए एक्सिस से उस पॉइंट की डिस्टेंस, ऐसा समझ लो। तो 0.1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर हमें क्या दे रखा है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है। इसकी मदद से हमें क्या करना है, यहाँ पे एंगुलर स्पीड निकालनी है। तो आपको याद दिलाता हूं, देखो टाउ इक्वल टू हमारे पास एक फॉर्मूला होता था टॉर्क का, आई इंटू एल्फा। आई तो देखो टाउ हो गया, टॉर्क हो गया ना, आई जो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, मैंने बता दिया। जो एल्फा है, एल्फा आगे यहाँ पे नया है तो इसको बोल देंगे यह है एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। बस अब हमें क्या करना है, देखो हम टाउ इक्वल टू एक चीज और लिख सकते हैं, देखो दो फॉर्मूले हो गए टाउ के, एक तो हो गया टाउ इक्वल टू आई एल्फा, एक फॉर्मूला और बनाएंगे टाउ का,
सेकंड फॉर्मूला क्या होगा टाउ का, जो हमने अभी पढ़ा, एम बी साइन थीटा। दो फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं। देखो ये फॉर्मूला तो हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि टॉर्क जो है उसका फॉर्मूला ये भी होता है। टॉर्क के तो बहुत सारे फॉर्मूले हो गए, दो तीन तो तुम्हें पता होने चाहिए, अब तो दो तीन तो आ ही गए। देखो एक तो हो गया फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का एक फॉर्मूला आज और पढ़ लिया, आई अल्फा, क्लास 11 में पढ़ा था। और टॉर्क जो है हमारे पास ये जो कॉयल है, कॉयल अगर कोई भी रेक्टेंगुलर कॉयल हो, सर्कुलर कॉयल हो, कैसी भी कॉयल हो, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो उसका जो टॉर्क है वो इस फॉर्मूले से भी निकल जाता है। तो इन टॉर्क को दोनों को आपस में बराबर रखना है। तो ये हो जाएगा आई अल्फा बराबर एम बी साइन थीटा। और देखो अभी अल्फा जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, एंगुलर स्पीड का डिफरेंशिएशन कर दो। जैसे हमारे पास एक्सेलरेशन होता है, हमारे पास अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, लीनियर एक्सेलरेशन की, तो हम बोलते हैं भाई डीवी बाई डी होता है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन। इसी तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर स्पीड या फिर एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये हो गया एम बी साइन थीटा। ठीक हो गई बात। अब क्या करना है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। आई मल्टीप्लाई डी ओमेगा, मैंने इसको क्या करा, डी थीटा से डिवाइड कर दिया, और डी थीटा से मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। तो डी ओमेगा डी टी अलग अलग हो गया, डी थीटा से मल्टीप्लाई करा, डी थीटा से यहाँ पे डिवाइड कर दिया, इधर बच गया एम बी साइन थीटा। हमें क्या कैलकुलेट करना है, ध्यान रख लो, हमें ओमेगा कैलकुलेट करना है। तो ओमेगा कैलकुलेट करने के लिए, एंगुलर स्पीड कैलकुलेट करने के लिए इतनी सारी हमें कहानी करनी पड़ रही है। इसको एंगुलर स्पीड बोल दो, अगर डायरेक्शन दिखानी तो एंगुलर वेलोसिटी बोल दो। अब देखो ये हो गई बात, ये हो गया आई। अब ये डी थीटा बाई डी टी क्या है, देखो भाई, थीटा जो है उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इतनी सारी चीजें आ रही है यहाँ पे। ये हो गया थीटा जो है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जब भी डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एंगुलर स्पीड मिलेगी, यानी कि ये ओमेगा है, तो इसकी जगह हम ओमेगा लिख देंगे, आई ओमेगा हो जाएगा, ये डी ओमेगा बाई डी थीटा ऐसी रहेगा, और इक्वल टू हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा एम बी और साइन थीटा। इस तरीके से हमारे पास जो है फॉर्मूला बन के आ जाएगा। हमें ओमेगा कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान रखना, करा कुछ नहीं हमने। टॉर्क का एक फॉर्मूला आई अल्फा था, दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे हम जानते हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा। अब ये दोनों टॉर्क ही हैं तो दोनों को बराबर रख देंगे। तो वहां से हमने अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन था, इसको हम लिख सकते हैं द डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और द एंगुलर स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरीके से हमने इसको डी थीटा से डिवाइड कर दिया, डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी जो थीटा है, थीटा को तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जब भी डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम ओमेगा बोल देंगे, यानी कि एंगुलर स्पीड ओमेगा आ जाएगा दोबारा वापस, एक ओमेगा यह है, एक ये हो गया। अब इस तरीके का फॉर्मूला बन गया। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो किस तरीके से सॉल्व होगा, देखो ये हमारे पास जो बचा वो बचा आई ओमेगा डी ओमेगा, और इधर जो है हमारे पास एम बी साइन थीटा था, और डी थीटा को भी हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, और इंटीग्रेट के लिए लिमिट भी बताते हैं। देखो इनिशियली थीटा इक्वल टू 0 टू 90 डिग्री की लिमिट लगानी है। तो आई ओमेगा, ठीक है, ये तो ओमेगा ऐसे रहेगा। अब इंटीग्रेशन लगाएंगे डी ओमेगा पे, और डी ओमेगा की क्या करेंगे, देखो अच्छा देखो हम क्या कर रहे हैं, अच्छा इसको कट करेंगे थोड़ा सा, देखो क्या है, देखो क्या बात होगी यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाना दोनों तरफ। आई हो गया इंटीग्रेशन ओमेगा डी ओमेगा, किसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, ओमेगा का करेंगे। किसके, जब हम डी ओमेगा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ओमेगा का इंटीग्रेशन होगा, है ना। ये क्या है, इसको ओमेगा बोल रहे हैं, एंगुलर स्पीड बोल रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोल रहे हैं। जब हम डी ओमेगा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ओमेगा का ही तो इंटीग्रेशन होगा, आई का होगा नहीं। आई की वैल्यू तो उसने दे रखी है 0.1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यानी कि आई तो कांस्टेंट है यहाँ पे। तो ओमेगा का यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, ओमेगा बाहर नहीं आएगा क्योंकि ओमेगा यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना है बस। इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा, देखो m हो जाएगा, b, ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे क्योंकि m की वैल्यू भी निकाल दी हमने 10, b मैग्नेटिक फील्ड भी हमने निकाल दिया, वो भी कांस्टेंट है, 2 टेस्ला का दे रखा है मतलब। और इंटीग्रेशन जो बचेगा केवल हमारे पास साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा, साइन थीटा डी थीटा, और यहाँ से जो इसकी लिमिट लग जाएगी 0 डिग्री से 90 डिग्री तक इसकी लिमिट लग जाएगी एंगल की। और यहाँ पे जो स्पीड, यहाँ पे जो लिमिट लगाएंगे वो लगाएंगे हम 0, क्योंकि इनिशियली जो हमारे पास कॉयल है वो तो क्या रेस्ट पे, फिर उसको रोटेट हो गई 90 डिग्री से, और मान लो 90 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते जो है उसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा एफ हो गई। तो ओमेगा फाइनल लिख दो आई। अब ओमेगा का इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे, तो एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता। तो कांस्टेंट भी है प्लस में, लेकिन कांस्टेंट नहीं लिखना तुम्हें यहाँ पे। तो हमारे पास जो है यहाँ पे ओमेगा की पावर 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ओमेगा की पावर 2 अपॉन 2। क्या करा हमने, पावर में एक ऐड करा और नीचे भी एक अपॉन में भी ऐड कर दिया, जैसे फॉर्मूला है ठीक उसी तरीके से। और इसमें लिमिट लगा दी 0 टू ओमेगा एफ, मतलब इनिशियली एंगुलर स्पीड इज 0, फाइनल इज ओमेगा एफ। इस तरीके से इधर m हो गया, b हो गया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपको याद करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस कॉस थीटा के बराबर साइन थीटा का इंटीग्रेशन आता है, तब उसकी लिमिट आप लगा देंगे 0 टू 90 डिग्री। अब ये इस तरीके से हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे पहले क्या रखते हैं, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो हम लिखेंगे ओमेगा की जगह पहले अपर लिमिट रख देंगे, फिर माइनस ओमेगा की जगह क्या रख देंगे, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट तो 0 है। इसी तरीके से इधर एम बी हो गया। कॉस थीटा में भी करेंगे, पहले माइनस को यहाँ पे बाहर ले लो, देखो इस तरीके से ना, माइनस को बाहर ले लो तो कॉस थीटा बच जाएगा खाली। क्या बच जाएगा, कॉस थीटा। मैंने बोला माइनस को बाहर ले लो तो कॉस थीटा बचेगा खाली। पहले कॉस 90 करेंगे लिमिट, अपर लिमिट, इसी तरीके से माइनस कर देंगे कॉस का 0। इस तरीके से ब्रैकेट भी बंद हो जाए। समझ में आई बात, ये माइनस तो हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे बच गया आई ओमेगा एफ स्क्वायर अपॉन 2
इक्वल टू हमारे पास जो है ये एफ जो है बेस में है, ध्यान रखना ये बेस में है ना, कोई इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं है, ओमेगा के साथ, ओमेगा का बेस है एफ, फाइनल एंगुलर स्पीड है इसलिए ऐसे। तो एम बी हो गया, ये माइनस हो गया देखो, अब ये कॉस 90 जीरो हो गया, ठीक है, ये कॉस 90 जीरो हो गया, कॉस 0 1 हो गया, अब ये -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास जो है निकल के आएगा आई ओमेगा एफ, ओमेगा मैंने बोला बड़ा है, एफ उसका बेस है, ध्यान रखना है, आई ओमेगा एफ स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू एम बी बच जाएगा। यहाँ से ओमेगा एफ कैलकुलेट करना है तो ओमेगा एफ आप कैलकुलेट करेंगे जब, तो ऐसा आएगा 2mb और अपॉन में आई आ जाएगा और उसका लगा देंगे रूट, और ओमेगा एफ सारी वैल्यू दो देखो, इसके जगह हमने क्या करा, इसकी जगह हम 2 रख हो गया, m की जगह 10 हो गया, b की जगह 2 टेस्ला हो गया, i की जगह 0.1 था तो उसको 10 की पावर -1 बना दो। देखो ये किस तरीके से हो जाएगा हमारे पास, ये 4 हो जाएगा, 10 की पावर -1 जाएगा तो 10 की पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 400 हो गया। इस तरीके से क्या हो गया है, 400 हो गया। 400 को आप जब सॉल्व करेंगे रूट से बाहर लाएंगे तो 20 आ जाएगा। अब क्या निकाल ले, एंगुलर स्पीड निकाल ले, तो एंगुलर स्पीड का हम क्या रख देंगे, वो रख देंगे यूनिट रेडियन पर सेकंड। तो एंगुलर स्पीड ऑफ द कॉइल 20 रेडियन पर सेकंड। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, समझना जरूरी है, इसमें 11 के भी कुछ कॉन्सेप्ट आए रोटेशनल मोशन से रिलेटेड, टॉर्क के 2-3 फॉर्मूला है उनको भी ध्यान रखना है, टॉर्क को हमने कहाँ से कहाँ मिलाया और किस तरीके से हमने एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी आया, फिर हमने अल्फा को डी ओमेगा अपॉन डी टी लिख दिया। हमने बोला भाई जिस तरीके से वेलोसिटी क्या होता है, जिस तरीके से एक्सेलरेशन वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होता है, उसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होता है। और जहां पे डी थीटा अपॉन डी टी आया वहां पे हमने क्या रख दिया, ओमेगा रख दिया, क्योंकि थीटा को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो जैसे ही हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एंगुलर स्पीड निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना आपको।